नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। महाराष्ट्र में मराठा राजनीति का सिक्का बोलता है। अब तक के 18 मुख्यमंत्रियों में 10 मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं। विधानसभा की 288 में से 150 से ज्यादा सीटों पर मराठा वोटों का प्रभाव है। लोकसभा की 48 में से 25 सीटों पर मराठा वोट सबसे निर्णायक होते हैं। लेकिन उन मराठाओं की सरजमीन पर एक ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बनना और बेहद प्रभावशाली तरीके से बनना राजनीतिक अजूबे से कम नहीं है। लेकिन यह अजूबा देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। वोट गणित है या रसायन, इसे फडणवीस से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जिसका नतीजा है कि मराठाओं की जमीन पर अब फडणवीस की पेशवाई चलेगी। बात 2013 की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नितिन गडकरी की विदाई हो चुकी थी और अप्रत्याशित तरीके से राजनाथ सिंह बीजेपी के नए नाथ बन चुके थे। अगले लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। तब तक नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने उछाला तो नहीं था, लेकिन उस नाम की आहट राजनीतिक गलियारों में सुनाई पड़ने लगी थी। बीजेपी हार की हैट्रिक नहीं चाहती थी। इसके लिए हर राज्य में जीत बहुत जरूरी थी। महाराष्ट्र सबसे जरूरी राज्यों में था। लेकिन सवाल ये था कि महाराष्ट्र की बागडोर किसे दी जाए। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे गुट के बीच रस्साकशी चल रही थी। उसमें दोनों गुटों से तालमेल बिठाने वाले लेकिन मुंडे की तरफ थोड़ा ज्यादा झुके देवेंद्र फडणवीस ने बाजी मार ली। तब फडणवीस की उम्र 42 साल थी। 11 अप्रैल 2013 को प्रदेश बीजेपी के बागडोर संभालते ही फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जीत का रास्ता साफ करने के अपने प्रयास में जुट गए। उन्हें लगता था कि बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी नागपुर में नितिन गडकरी के लिए चुनाव प्रचार करने गए। वहां एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी के लिए नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पूछा कि राज्य में बीजेपी कितनी सीटें जीत जाएगी। गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि 12 से 15 के बीच जीत जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि 17 से 18 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन फडणवीस ने कहा कि एनडीए 40 पार जाएगा। महाराष्ट्र से एनडीए में बीजेपी और शिवसेना शामिल थी। तब किसी को यकीन नहीं था कि फडणवीस जो कह रहे हैं वो सिर्फ चुनावी दावा नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए एक सुखद एहसास बनने जा रहा है। नतीजे आए तो बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और इसके सहयोगी शिवसेना को 18 सीटें, यानी कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 41 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। इस घटना से दो चीजें साफ दिखती हैं। एक ये कि फडणवीस को जमीनी राजनीति और जनता के रुझान का बेहतर अंदाजा रहता है, और दूसरा ये कि अपने सुप्रीम बॉस की भावनाओं को कैसे भांपा जाता है। राजनीति के इसी हुनर ने महाराष्ट्र में फडणवीस को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बना दिया। 21वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति में 3 चेहरे घूम रहे थे। नंबर 1 प्रमोद महाजन, जो मुंबई से ज्यादा नई दिल्ली की राजनीति का चेहरा बन चुके थे। नंबर 2 गोपीनाथ मुंडे, जो प्रमोद महाजन के रिश्तेदार भी थे और महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन की राजनीति की छाया भी। इन दोनों के बीच तीसरा बड़ा नाम उभर रहा था नितिन गडकरी का, जो पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 2014 से मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इन तीनों चेहरों के बीच इन सबसे बहुत कम उम्र का एक नौजवान अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहा था। संयोग से वो भी गडकरी के शहर नागपुर से था और गडकरी जिसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उस गंगाधर फडणवीस का बेटा था। नाम था देवेंद्र फडणवीस। 1997 में जब सबसे कम उम्र में नागपुर का मेयर बनकर देवेंद्र फडणवीस ने सुर्खियां बटोरी, तब तक यही माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस की राजनीति नितिन गडकरी की लीक पकड़कर आगे बढ़ रही है। कहा जाता है कि 1999 में पहली बार उन्हें विधानसभा का टिकट भी नितिन गडकरी ने ही दिलवाया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से अब तक वो लगातार विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन राजनीति कैसे की जाती है और इसके लिए कैसे किसी के साथ दिखते हुए भी फासला रखा जाता है और कैसे किससे फासला होता है उसे अपना लिया जाता है, इसके सबसे बड़े उदाहरण
देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के अंदर गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के बीच दबदबे की जंग शुरू हुई तो सबको लगता था कि नागपुर के रहने वाले फडणवीस नितिन गडकरी के साथ रहेंगे, लेकिन फडणवीस ने गोपीनाथ मुंडे की तरफ अपना सियासी प्रभाव दबा दिया। फडणवीस ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। एक तो नागपुर में नितिन गडकरी के राजनीतिक एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया, दूसरा आरएसएस से अच्छे संबंधों के आधार पर नागपुर में आरएसएस के मैन फ्राइडे बनने के गडकरी के वन मैन शो को तोड़ा, और तीसरा ब्राह्मण वाली राजनीति की तोहमत न लगे इसके लिए गोपीनाथ मुंडे के साथ जुगलबंदी में ब्राह्मण ओबीसी वाला एक तालमेल बनाने का प्रयास किया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गडकरी और फडणवीस दोनों ही नागपुर से आते हैं और दोनों ही ब्राह्मण जाति से हैं। 2014 में लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते देवेंद्र फडणवीस की अहमियत बढ़ गई। 6 महीने के भीतर ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, लेकिन अब अड़ंगा शिवसेना की तरफ से लग गया। शिवसेना शुरुआत में बीजेपी की सीनियर पार्टनर होती थी, लेकिन 2009 को चुनाव आते आते बीजेपी शिवसेना से बड़ी हो गई। 2014 को चुनाव आते आते शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे में आ चुका था, क्योंकि बाल ठाकरे का देहांत हो चुका था। उद्धव ठाकरे के मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना था, जिसके लिए उन्होंने विधानसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। फडणवीस उनके आगे झुकने को तैयार नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बीजेपी के एक धड़े को लगता था कि लोकसभा चुनाव में आए शानदार नतीजों के पीछे एक बड़ा कारण बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था, इसलिए विधानसभा में अलग अलग और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना घातक हो सकता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते देवेंद्र फडणवीस ने अलग ही लड़ने पर जोर दिया और केंद्रीय नेतृत्व भी फडणवीस की सोच से मुतमईन था। वो विश्वास चुनाव में काम आया जब शिवसेना ने तो 63 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी ने करीब करीब दोगुनी सीटें जीत ली थी। बीजेपी को 122 सीटें मिली थी। शिवसेना को मजबूर होकर बीजेपी के साथ आना पड़ा, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। बीजेपी में उस सत्ता में नव प्रयोग का दौर था, जिसमें किसी राज्य के सबसे ताकतवर जाति या समुदाय की जगह किसी दूसरे को नेतृत्व देना शामिल था। उसके तहत ही हरियाणा में किसी जाट नेता की जगह मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड में किसी आदिवासी की जगह रघुवर दास को और महाराष्ट्र में किसी मराठा की जगह एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया। फडणवीस एक तरफ जहां मनोहर जोशी के बाद महाराष्ट्र के दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, तो वहीं शरद पवार के बाद राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। शरद पवार से याद आया कि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 4 दशक से किसी एक व्यक्ति की धुरी पर घूमती रही तो वो शरद पवार है। जब बाल ठाकरे के तपाक वाले दिन थे, तब भी वो शरद पवार की राजनीति को खत्म नहीं कर पाए, बल्कि पवार के साथ तालमेल ही बिठाते रहे। 2006 में जब पवार की बेटी सुप्रिया सुले राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रही थी, तो बाल ठाकरे ने शरद पवार से कहा था कि तुमने बताया क्यों नहीं, हम मदद करते। तो पवार ने कहा कि एक तो कोई जरूरत नहीं थी और उस पर से बीजेपी से मदद में दिक्कत होती। तब बीजेपी पर व्यंग्य कसते हुए बाल ठाकरे ने शरद पवार से कहा था कि उसकी चिंता मत करो, कमलाबाई वही करेगी जो मैं कहूंगा। उस पवार की राजनीति से सीधी टक्कर लेने और 2024 के विधानसभा चुनाव में मटियामेट कर देने का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को ही जाता है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी की सीटें 122 से घटकर 105 हो गई थी। वहीं शिवसेना की सीटें भी 63 से घटकर 56 हो गई थी। लेकिन तब दोनों ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों मिलकर सरकार बनाते तो बड़े आराम से बन जाती, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर अड़ गए और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। विपक्ष की तरफ से शरद पवार ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कांग्रेस और सोनिया गांधी को समझाया कि शिवसेना के साथ हाथ मिलाते हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन करके महाविकास अघाड़ी बनाते हैं और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। पहले तो यह प्रस्ताव कांग्रेस के गले नहीं उतरा, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति के कभी न मिलने वाले नदी के 2 किनारों की तरह थे। लेकिन असंभव को साधने की कला का नाम ही राजनीति है। लेकिन ऐसी राजनीति को साधने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। उसी समय में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी के समर्थन की चिट्ठी फडणवीस के लिए राज्यपाल को सौंप दी और किसी को भनक भी नहीं लगी। और दिसंबर 2019 में फडणवीस ने
मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये शपथ समारोह भारतीय राजनीति में कथनी और करनी के फर्क को समझाता है, क्योंकि जिस अजीत पवार को फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री बनाया, उनके बारे में वो 2014 के चुनाव से ही कहा करते थे कि उनकी सरकार आएगी तो अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। फडणवीस ने हाल ही में एक बयान दिया कि एकनाथ शिंदे जहां भावुक नेता हैं, वहीं अजीत पवार व्यवहारिक नेता हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस बेहद व्यवहारिक नेता हैं। वक्त के साथ खुद को बदलना और नरम गरम माहौल में एडजस्ट करना उन्हें बखूबी आता है। वो पुरानी बातों को भूलते नहीं और स्कोर बराबर करने में पीछे नहीं रहते। वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कब कितना बोलना है और ये भी जानते हैं कि कब कितनी बड़ी चुप्पी साध लेनी है या किस बात को पचा जाना है और कब उसे उगलना है। उद्धव ठाकरे के अलग हो जाने को फडणवीस पचा नहीं पाए थे। वो उसी दिन से तख्ता पलट में लग गए थे, जिसका नतीजा 2.5 साल में दिखा, जब शिवसेना का बड़ा हिस्सा लेकर एकनाथ शिंदे बीजेपी संग आ गए। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई। तब लग रहा था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और शिंदे उप मुख्यमंत्री, लेकिन अचानक शपथ ग्रहण के वक्त पता चला कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यहाँ तक भी गनीमत थी। थोड़ी देर बाद न्यूज चैनलों पर खबर आने लगी कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये फडणवीस के लिए असहज होने की स्थिति थी, क्योंकि वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो डिमोशन नहीं चाहते थे, वो बगैर मंत्री बने रहना चाहते थे, लेकिन पार्टी आलाकमान का प्रेशर उन पर बढ़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये कह दिया कि फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। पार्टी का हुक्म फडणवीस को मानना पड़ा। फडणवीस तैश में आती तो खेल बिगड़ सकता था। उन्होंने संयम का परिचय दिया और 2.5 साल बाद वो मुख्यमंत्री बन गए और उनका उप वाला हिस्सा एकनाथ शिंदे के हिस्से में जुड़ गया। 2019 के 2.5 साल ना सही, लेकिन 5 साल बाद ही फडणवीस ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में चाहे जितनी दरिया बह रहे हों, समंदर तो वही है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। फडणवीस ने राजनीति तब शुरू की जब नेताओं की जिंदगी रस रंग से भरी नहीं होती थी, लेकिन फडणवीस पर बॉलीवुड का असर था। विधायक बनने के बाद 2006 में उन्होंने एक कपड़े की दुकान पर मॉडलिंग की थी। इसके होर्डिंग नागपुर में लगे। ये चर्चा दूर दिल्ली तक पहुंची। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इनकी तारीफ ये कहकर की कि आइए आइए मॉडल विधायक जी। इस मॉडल विधायक की बॉलीवुड में भी काफी दिलचस्पी रही है, बल्कि इनकी जिंदगी का प्यार भी बॉलीवुड के एहसास से जुड़ा है। अपने कॉमन फ्रेंड के घर पर अमृता रानाडे से उनकी मुलाकात हुई, जो पेशे से बैंकर हैं और शौक से डांसर और सिंगर। अमृता पर फडणवीस का दिल आ गया। उसकी एक वजह फिल्म अभिनेत्री काजोल बताई जाती है। फडणवीस काजोल के बड़े दीवाने हैं। फडणवीस को अमृता का लुक काजोल की तरह ही दिखा। प्यार के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक अहम कारण रहा। 2005 में फडणवीस ने अमृता रानाडे से शादी कर ली। राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जिसमें वैचारिक प्रतिबद्धता भी हो और रणनीतिक कौशल भी हो। फडणवीस में दोनों है। रणनीतिक कौशल उन्हें लचीला बनाता है, जिसमें वो गैर हिंदुत्व वाली पार्टियों से भी हाथ मिला लेते हैं, और वैचारिक प्रतिबद्धता उन्हें संघ की डोर से बांधे रखता है। जिस नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई, उसी नागपुर में गंगाधर फडणवीस के घर देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ था। संयोग ऐसा बना कि आरएसएस के 100वें साल में प्रवेश के वक्त अगर देश में बीजेपी की सरकार है और पीएम मोदी है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है, और वो भी नागपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में फडणवीस को नागपुर का देश को उपहार बताया था। वो उपहार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के फलसफे को आगे बढ़ाता है और हिंदुत्व पर बेहद हार्ड लाइन लेता है। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक हिस्सा जिद से जुड़ता है। जिसने जिद की उसने दुनिया बदली। फडणवीस का बचपन संघ के साए में बीता है।
उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस आरएसएस के प्रचारक और बीजेपी के नेता थे। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी तो गंगाधर फडणवीस को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। तब देवेंद्र फडणवीस 5 साल के थे। 5 साल के बच्चे के मन पर इसका बहुत खराब असर पड़ा। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल था। फडणवीस को इंदिरा गांधी के नाम से ऐसी विरक्ति हो गई थी कि उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। फिर उनका दाखिला दूसरे स्कूल में कराया गया था। उस जिद, प्रतिबद्धता और राजनीतिक व्यवहारिकता ने फडणवीस को बीजेपी की अगली पीढ़ी का एक ताकतवर नेता बना दिया है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।